इस वीडियो में पढ़ेंगे हम द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे बाय क्रेमर रूल। तो अपने नोट कर लिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस है, तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो जैसे अपन ने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में डेल, डेल 1, डेल 2 पढ़ा, तो यहाँ पर भी डेल उसी तरह से। डेल का मतलब क्या है? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। डेल यानी कि x, y, z के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट। अच्छा, डेल 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? डेल 1 को अपन x के लिए यूज करते हैं। चाहो तो डेल 1 की जगह डेल x लिख दो, x के लिए यूज कर रहा है इसको। तो अपन ने x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो डेल से हटाए और उनकी जगह क्या लिख दिया? कांस्टेंट टर्म्स। तो ये डेल एक्स हो गया। अच्छा, इसी तरह से डेल वाई यानी y के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ जो y के कोफिशिएंट्स हटाए यानी b1, b2, b3 डेल में से, और उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स लिख दिए, तो ये डेल y आ गया। अच्छा, फिर डेल में से अगर अपन ये z के कोफिशिएंट्स हटा के कांस्टेंट टर्म्स लिख दें, तो ये क्या होगा? डेल z। तो फिर उसी तरह से जैसे 2 वेरिएबल्स में करते थे कि x की वैल्यू क्या होती थी? डेल 1 अपॉन डेल, यानी डेल x अपॉन डेल, डेल y अपॉन डेल और डेल z अपॉन डेल। ये हमारी x, y, z की वैल्यू हो गई। अच्छा, ये तो 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड हो गया x, y, z। जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए करते थे वैसे 3 वेरिएबल्स के लिए करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर सिस्टम को सॉल्व करते वक्त अलग अलग केसेस आएंगे। उन केसेस में डिवाइड कर दिया अपन ने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन की, कब कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, कब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, कब मेनी सॉल्यूशन निकलेगा और कब नो सॉल्यूशन निकलेगा। अपन को मालूम है कि एक सॉल्यूशन निकलता है या फिर मेनी सॉल्यूशन निकलता है तो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कहलाता है, वरना इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के जो सॉल्यूशन का है वो नेचर क्या है उसका। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशन का नेचर क्या है। नेचर का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, वो बताना। तो उसके लिए मैंने इसको केस 1 में पढ़ा। पहला केस क्या हुआ? फर्स्ट देखिए, जब डेल की वैल्यू 0 नहीं हो, तो हमें मालूम है कि डेल की वैल्यू 0 नहीं होगी तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इस केस में x इतना होगा, y इतना होगा, z इतना होगा। यहाँ पे डेल x, ये क्या होया? डेल y, और ये क्या होया? डेल z, ठीक है ना। तो ये जो x, y, z की वैल्यू निकलेगी इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। तो लिख दिया द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। इन इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो इसका मतलब सिस्टम क्या हुआ? कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या है? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट होना, यानी कि सॉल्यूशन रखता है। अच्छा, केस 2 के अंदर डिवाइड करा हमने। तो अगर डेल 0 हुआ, यहाँ तो डेल 0 नहीं था तो यूनिक सॉल्यूशन निकला। अगर डेल 0 हुआ तो नीचे वाली कंडीशन क्या आएगी? 0। अब नीचे वाली कंडीशन जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो इस कंडीशन में या तो मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि अगर डेल 0 है एंड एनी ऑफ डेल x, डेल y, डेल z, अगर डेल 0 है और डेल x, डेल y एंड डेल z इज नॉन जीरो, मतलब क्या हुआ कि डेल 0 है और डेल x, डेल y, डेल z में से कोई भी एक 0 नहीं है। कोई भी एक 0 नहीं है, कोई भी ऐसा। तो क्या हुआ? तो देखते हैं। अच्छा, मालूम है कि x इज इक्वल टू क्या होता है?
डेल एक्स अपॉन डेल। अगर मैंने डेल का इधर मल्टीप्लाई करा तो x इंटू डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स। हमने ये डेल का मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, यहां पे डेल की वैल्यू तो दी हुई है कि जीरो है, मान लिया डेल की वैल्यू जीरो है, तो यहां x इंटू जीरो, और मान लिया हमने कि डेल x यहां पे जीरो नहीं है, डेल x जीरो नहीं है, किसी भी कोई सा भी एक जीरो नहीं हो वो ले सकते हैं, तो हमने मान लिया कि डेल x जीरो नहीं है। अच्छा, ये जीरो और इधर डेल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो के अलावा, जैसे मान लिया है a है या b है या k है, कुछ भी k वैल्यू आ गई मान ली, तो यहां पे जीरो इंटू एक्स क्या आएगा, जीरो, जीरो इंटू एक्स क्या आएगा, जीरो, और इधर क्या आएगा k। तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आया क्या हमने, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब केस क्या निकला कि अगर डेल जीरो हो और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक जीरो हो, एक जीरो नहीं हो या दो जीरो नहीं हो या तीन जीरो नहीं हो, तो कम से कम एक जीरो तो नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या निकलता है, इन दिस केस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इस केस में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो हमको मालूम है कि इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब सॉल्यूशन नहीं हो। तो हमने लिख दिया इन दिस केस नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल एंड हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। एक्स की वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल वाई थी, अगर डेल को इधर ले आया मैं तो एक्स इंटू डेल हो गया। अब मान लिया डेल की वैल्यू जीरो है, केस में दिया हुआ है कि डेल जीरो है, और डेल एक्स अपन ने मान लिया कि डेल एक्स जीरो नहीं है, कोई भी एक जीरो नहीं हो, तो जीरो इंटू एक्स तो जीरो हो गया, लेकिन इक्वल टू में क्या बचा के यहाँ जीरो वैल्यू और यहाँ जीरो नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, एलएचएस और आरएचएस। जब एलएचएस आरएचएस नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखती है। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, कि नोट कर लीजिए। अब देखें, अपन केस 3 देखें। केस 3 में जब डेल जीरो हो एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये तीनों भी जीरो, ठीक है। अगर डेल जीरो है और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों, ये भी तीनों जीरो, तो हमको मालूम है कि x की वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स अपॉन डेल, y की वैल्यू क्या होती है, डेल वाई अपॉन डेल, z की वैल्यू क्या होती है, डेल z अपॉन डेल। अच्छा, यहां पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इंटू डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल x। ये y इंटू डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल y। ये z इंटू डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल z। अच्छा, यहां पर देखें हम, अपन को मालूम है डेल डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सब जीरो है, तो यहाँ डेल को जीरो रखा, डेल एक्स को जीरो रखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो तब भी एलएचएस आरएचएस क्या आएंगे, इक्वल। ऐसे यहां पे डेल को जीरो रखा, डेल वाई को जीरो रखा, तो जीरो इंटू वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां पे डेल को जीरो रखा, डेल जेड को जीरो रखा, तो जीरो इंटू जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रही है एक्स वाई जेड की वैल्यूज वाले फार्मूले को। अब जब सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यानी इसका सॉल्यूशन तो होगा क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है। एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा क्योंकि x कुछ भी रखो या y कुछ भी रखो या z कुछ भी रखो, सभी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां इस कंडीशन में क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। नोट कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी सारे जीरो है डिटरमिनेंट, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों बोलना है, क्योंकि सॉल्यूशन रखता है और कितने सॉल्यूशन रखता है, मेनी। तो एंड इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम मेनी सॉल्यूशन रखता है। तो ये केसेस तीन समझ में आया हमारे। फर्स्ट केस तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो, तो डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं होगा तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक निकलेगी। और अगर डिटरमिनेंट जीरो हुआ, सेकंड केस, डिटरमिनेंट जीरो है और डेल एक्स या डेल वाई या डेल जेड इन तीनों वैल्यूज में से कोई एक जीरो नहीं है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नो सॉल्यूशन रखता है, ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। तो इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जो सॉल्यूशन नहीं रखता। तीसरा केस क्या है कि डेल की वैल्यू जीरो है और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों वो भी जीरो है, तो कोई सी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। यानी इस तरह से अगर ये चारों जीरो हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये चारों जीरो है, तो इक्वेशन का जो सिस्टम है मेनी सॉल्यूशन रखता है। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्रेमर रूल से सॉल्व करना है एक क्वेश्चन को। 5x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y माइनस z इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस का 6z इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन डेल की वैल्यू लिखें। डेल की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट 5, 6, 3, फिर y के कोफिशिएंट -7, -8 और 2, z के कोफिशिएंट 1, -1 और माइनस का 6। इसको सॉल्व करें। 5 8 6 48 प्लस का 2, बीच वाला साइन माइनस का तो प्लस का 7, 6 6 36 प्लस 3 प्लस का 1, 6 2 12, 3 8 24। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 और 250, 55 250,
33 7 दा माइनस करें इसको 36 में से गया तो 233 50 में 233 माइनस हुआ तो 17 और 36 अब सॉल्व करेंगे इसको डेल एक्स को। डेल एक्स कैसे सॉल्व करेंगे अपन? एक्स के कोफिशिएंट आके कांस्टेंट टर्म लिखते हैं 11 15 7 फिर क्या -7 -8 2 1 -1 माइनस का 6 इसको भी सॉल्व कर लें। फिर डेल वाई की वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट तो यही रहेंगे 5 6 3। अब वाई कोफिशिएंट चेंज कर दें तो 11 15 7 लास्ट वाले 1 -1 -6 फिर डेल जेड तो फर्स्ट सेकंड तो वही रहेंगे 5 6 3 -7 -8 और माइनस का 2। फिर जेड वाले कोफिशिएंट चेंज कर दें 11 15 और 7। अब इसको सॉल्व कर लें अपन। कितना हो गया 55। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 55 ये माइनस का 55 ये भी कितना है ये माइनस का 55 डायरेक्ट सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है फिर एक्स की वैल्यू कितनी डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल एक्स कितना माइनस का 55 अपॉन 55 यानी कितना आ गया -1। वाई की वैल्यू -55 अपॉन 55 यानी ये भी -1। जेड की वैल्यू -55 अपॉन 55 तो जेड की वैल्यू भी कितनी -1। अगर आंसर चेक करना अपन को कि एक्स वाई जेड की वैल्यू करेक्ट आई कि नहीं आई इसे पुट करके देख लें। माइनस का 5 प्लस का 7 2 हो गया 2 में से बन गया